नेक्स्ट क्लास मैकेनिक्स की बीएससी पार्ट फर्स्ट यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4 में कल हम क्या पढ़ रहे थे? युग्मित दोलक, कपल्ड ऑसिलेटर्स। समझ में आया? सबसे पहली चीज आप लोगों को कपल्ड ऑसिलेटर्स हम किसे कहते हैं? कपल्ड ऑसिलेटर हमने कहा कि जैसे कि हर एक दोलन, कोई भी वस्तु जो कि दोलन कर रही है, क्या कहते हैं हम उसको? एक दोलक कहते हैं, ऑसिलेटर कहते हैं। ठीक है, अपने आप में हर एक वस्तु हम ये बोलें कि हम देखते हैं कि वो स्वतंत्र रूप से हमें दिख रही है। ठीक है, जैसे कि कोई एक सिंपल हमने एक दोलक ले लिया, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने पढ़ा, उसमें एक हमें पेंडुलम दिख गया ऑसिलेट करता हुआ। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि किसी न किसी चीज के साथ में ये कपल्ड होता ही है, किसी न किसी चीज के साथ ये युग्मित होता ही है। इसका एग्जाम्पल हमने क्या देखा? जैसे कि हमने अणु देखे 2-3, जैसे हमने H2 अणु ले लो, CO2 अणु ले लो। अब ये सब मतलब कि दोलन से मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम फिजिकली किसी चीज को मूव करते हुए देख रहे हैं। सारे के सारे हमें पता है ठोस के कण हो, गैस के कण हो, सब आपस में कैसे करते हैं? सारे के सारे उसके जो अणु होते हैं वो सब आपस में कंपन गति करते रहते हैं, दोलन गति करते रहते हैं, अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करते रहते हैं। और उस गति का प्रभाव जो होता है वो उनके आसपास वाले एटम्स पे जरूर ही पड़ता है। जैसे कि हमने एग्जांपल किसका देखा था? ठोस के अणु होते हैं, आपस में सब बहुत ही इनकी बहुत ही अच्छी सी बिल्कुल एक पैक सी स्ट्रक्चर होती है। तो उसमें सिंपल सी बात है, अगर कोई एक अणु ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा तो उसका इस पे या इस पे इफेक्ट जरूर ही पड़ेगा उसके आसपास वाले अणुओं पे। तो इस कारण से वो क्या होते हैं? किसी अन्य दोलक के साथ एक प्रकार से युग्मित हो जाते हैं। ठीक है, अपने आप में अब युग्मित होने का मतलब ये हो गया कि इन दोनों में किसी न किसी रूप से ये एक दूसरे के साथ में पेयर्ड हो सकते हैं। मतलब या तो हम ये बोले कि इन दोनों का फेज सेम हो या इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो, मतलब किसी न किसी वे में दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे ही होंगे। हाँ, इंडिविजुअली आप बात करो, जैसे आपने ले लिया, अब मान लो हमने इसको एक स्प्रिंग से जोड़ दिया और यहाँ पर दूसरा मास जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अपने आप में ठीक है, ये भी एक अकेला है, ये भी एक सिंगल है, लेकिन क्योंकि स्प्रिंग दोनों के बीच में जुड़ दी तो स्प्रिंग क्या करेगी? दोनों को साथ लेकर के चलेगी। अब अगर आप स्प्रिंग को खींच देते हो, आगे पकड़ के स्प्रिंग को खींच दिया, तो ऑसिलेशंस कैसे होंगे? ऐसे आगे पीछे। तो आगे पीछे ये दोनों साथ साथ मूव करेंगे। या आपने किसी इस तरफ ले जा करके और छोड़ दिया तो ये इस तरीके से ऑसिलेशंस करते रहेंगे। इधर ले जा करके छोड़ दिया तो मतलब कि दोनों पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो दोनों पर ही पड़ेगा। तो इस प्रकार के दोलकों को हमने क्या कहा? युग्मित दोलक कहते हैं। ठीक है, फिर हमने युग्मित दोलक के लिए गति की समीकरण निकालनी थी, तो गति की समीकरण हमने निकाली थी और फाइनल हमें रिजल्ट ये मिला था। फाइनल रिजल्ट नहीं था, हमने जो मेनली एक मोटा मोटा काम हमने किया था कि ये दो इक्वेशंस हमने निकाल ली थी सॉल्व करके उसकी गति के लिए। तो हमने x1 x2 यहाँ पर क्या था? विस्थापन था। एग्जाम्पल लिया था हमने कि हमने ये एग्जाम्पल लिया था कि कोई ये हमारे पास दो जैसे पेंडुलम है, एक पेंडुलम हो गया ये, एक पेंडुलम हो गया ये। हम क्या बात कर रहे हैं कि दोनों अपनी अपनी जगह से क्या हो जाए? थोड़े थोड़े से विस्थापित हो जाए, ये इनकी कंडीशन हो जाए। और इन दोनों के बीच में ये एक स्प्रिंग और हमने जोड़ दिया था, इसका विस्थापन कितना है? θ1, तो इसका विस्थापन है θ2। और रेखीय विस्थापन की बात करें तो इसका विस्थापन है x1, तो इसका विस्थापन है x2। क्लियर है? सिंपली तो हमने x1 x2 हमने पहले अलग अलग लेकर के किया कि मान लो हमने ये दो इक्वेशंस क्यों बनाई है? एक इक्वेशन x1 का विस्थापन बता रही है, दूसरी इक्वेशन x2 का विस्थापन बता रही है। और x1 माइनस x2 क्या है? दोनों का सापेक्षिक विस्थापन, एक दूसरे के सापेक्ष उनका कितना विस्थापन हो रहा है। ठीक है, या इसको हम युग्मन का विस्थापन भी कह सकते हैं कि दोनों पेयर्ड होकर के कितना ओवरऑल विस्थापन कर रहे हैं, वो हमने लिखा भी था। ठीक है, दूसरी चीज ओमेगा नॉट स्क्वायर, वो हमने वही माना ही था। इक्वेशन में क्या रहा था अपने पास? k/m आ रहा था, तो k/m को हमने क्या माना था? ओमेगा स्क्वायर के इक्वल माना था। ठीक है, और दूसरी चीज हमारे पास क्या आ रही थी? g/l आ रहा था, तो g/l को हमने किसके इक्वल माना था? सॉरी, g/l को हमने ओमेगा नॉट स्क्वायर ले लिया और ओमेगा c का मान कितना था? k/m था। क्यों? क्योंकि ओमेगा c जो है ये किसके साथ में कनेक्टेड है? यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन थी ओमेगा नॉट इक्वल टू लिया था √g/l एंड ओमेगा c इक्वल टू लिया था √k/m। ये थी दोलन की मूल आवृत्ति, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और ये ओमेगा c मतलब थी कपलिंग फ्रीक्वेंसी। कपलिंग फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा c हमने इसको क्यों लिया? k/m को हमने क्यों लिया ओमेगा c? क्योंकि हमारे पास ये जो आ रहा है ये क्या है? दोनों के युग्मन का विस्थापन। अभी हमने कहा ये इन दोनों का एक दूसरे के साथ सापेक्षिक विस्थापन कह सकते हो, युग्मन का विस्थापन कह सकते हो। और युग्मन के साथ जो जुड़ी हुई फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या कहलाएगी? युग्मन की फ्रीक्वेंसी, युग्मन की आवृत्ति। इसीलिए हमने इसको ओमेगा c माना और इसे ओमेगा नॉट माना था और यहाँ पे पुट किया, तो हमें ये कंप्लीट इक्वेशन मिल गई थी, इक्वेशन नंबर 4 और 5 दोनों के फॉर्म में। क्लियर है?
आगे चलने के लिए हम जो गति की फाइनल समीकरण लेना चाह रहे हैं, उस समीकरण को करने के लिए दो इक्वेशन है। अब हमें इसे सॉल्व करना है ताकि हमें एक सिंगल फॉर्म में इक्वेशन मिल जाए, या फिर दो इक्वेशन भी मिले तो हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास अभी दो चर मिल रहे हैं दोनों इक्वेशन में। यहाँ पे ठीक है x1 है, लेकिन यहाँ x1 x2 मिल रहा है। ये भी x2 के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ x1 x2 दोनों मिल रहा है। हम कोई भी इक्वेशन, क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास दो चर हो जाएंगे, फिर दो वेरिएबल्स है, उन दोनों की वैल्यू पता करना तो वो लेंथी प्रोसेस हो जाता है। इसलिए हम इसे शॉर्टकट करके किसी एक सिंपल एक चर के रूप में इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कोई x मान लिया हमने, कोई y मान लिया, तो किसी भी एक फॉर्म में हम इसको चेंज कर देना चाहते हैं, ठीक है, ताकि हमें सॉल्यूशन करने में इजी रहे, इसको आगे सॉल्व करने में भी इजी रहे। तो उसको सॉल्व करने के लिए अब दो तरीके हैं। इन दोनों इक्वेशंस को, ये दोनों आपके पास फाइनल इक्वेशन से, एक बार इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, एक बार इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 + 5, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा d2x1/dt² प्लस d2x2/dt² प्लस ω0² प्लस ω0² और इक्वल टू, यहाँ पर दोनों कैसे कैंसिल हो जाएंगे, लिख ही देती हूँ यहाँ पे -ω0² c x1 - x2 प्लस ω/c² x1 - x2। ये बिल्कुल सेम अमाउंट है, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ कैंसिल होकर के 0। यहाँ पर इन दोनों में से हम d2d2/dt² कॉमन ले लेते हैं, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, x1 + x2 रह जाएगा, प्लस यहाँ इन दोनों में से ω0² कॉमन ले लो, तो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास x1 + x2 = 0। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ ना कुछ, अब अगर x1 x2 को अगर अपन कुछ मान ले तो हमारे पास पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में बन जाएगी, क्यों, बराबर वाली चीज तो 0 हो ही गई है। तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना कैपिटल X हमने मान लिया x1 + x2 के इक्वल है। हमने क्या ले लिया, मान लिया हमने कि कैपिटल X बराबर है हमारे पास x1 + x2। इसको यहाँ से आप मान डाल दो तो आपके पास मान क्या आ जाएगा, d² कैपिटल X/dt² प्लस ω0² x = 0। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई, नोट कर लो। इसे हम नाम देते हैं कोई इक्वेशन नंबर 6।
अब यहाँ पर x बराबर तो हमने मान लिया x1 प्लस x2 के इक्वल मान लिया, ठीक है। मतलब एक तरीके से दोनों विस्थापनों का योग x1 का और x2 दोनों जो विस्थापन है उन दोनों के योग के बराबर मान लिया। अब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी इस कंडीशन में क्या पता चल रहा है, x का मतलब कमाएंगे x1 x2, इसका मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी आपने ओमेगा नॉट मान रखी है, ठीक है। दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी मान रखी है, ओमेगा नॉट मान रखी है। अब ओमेगा नॉट हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, हमें पता है नहीं कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है मूल आवृत्ति उतनी ही आवृत्ति इनकी होगी या फिर कुछ और आवृत्ति होगी। तो इसीलिए अभी के लिए हम क्या मान लेते हैं इस इक्वेशन को, इसको या तो अभी आप इक्वेशन में मत दो, अभी के लिए हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या मान लेते हैं कि माना ओमेगा नॉट इक्वल टू, हमने कोई ओमेगा 1 के इक्वल मान लिया। ओमेगा 1 हमें क्या बता रहा है केवल कि फर्स्ट कंडीशन में दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ठीक है। तो हमने इसे किसके इक्वल मान लिया, कोई ओमेगा 1 के इक्वल मान लिया। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इम्प्लाइज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू एक्स। इसे नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अभी हमने केवल मान रखा है, ये मान क्यों माना, क्योंकि ओमेगा नॉट यहाँ पर हमारी मूल आवृत्ति है, ठीक है। हमें पता नहीं है कि ये ऑसिलेशंस मूल आवृत्ति से ही होंगे या फिर आवृत्ति कोई चेंज भी तो हो सकती है फ्रीक्वेंसी, तो इसीलिए अभी हम केवल मान करके चल रहे हैं। अगर आगे हमें ऐसा लगा कि नहीं दोनों के फ्रीक्वेंसी इसका मतलब सेम ही है तो हम उसे ओमेगा नॉट के इक्वल मान लेंगे फिर से, क्लियर है। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से हमारे पास बन गई है। दूसरा तरीका है कि उन दोनों जो हमने फोर्थ और फिफ्थ नंबर इक्वेशन ली थी उन दोनों को हम क्या कर दें, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 माइनस 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 माइनस 5 कर देते हैं हम। तो हमारे पास क्या मान बच जाएगा, देखो इक्वेशन क्या थी अपने पास, डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x1 प्लस x2 था माइनस x2 था, ओमेगा नॉट स्क्वायर x1 था फर्स्ट में और दूसरे में था ओमेगा नॉट स्क्वायर x2 के इक्वल था, ठीक है। तो हम ये ले लेते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर x1, पहले की कंडीशन है इसमें से माइनस करना है डी स्क्वायर x2 अपॉन डी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर x2, क्लियर है दोनों कंडीशन। अब ओमेगा सी का मान फर्स्ट में हमारे पास माइनस का आ रहा था, सेकेंड में हमारे पास क्या आ रहा था, प्लस का आ रहा था, ठीक है। तो दोनों को हम कर लेते हैं प्लस और माइनस। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास वैल्यू थी ये माइनस ओमेगा सी स्क्वायर x1 प्लस x2, इसमें से हम माइनस कर लेते हैं ओमेगा सी स्क्वायर x1 प्लस x2, ठीक है। फर्स्ट वाला नेगेटिव था दूसरा वाला पॉजिटिव था, माइनस किया तो ये आ गया माइनस। अब हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ से ये कॉमन ले लिया टी स्क्वायर अपॉन टी टी स्क्वायर, क्या वैल्यू आ जाएगी x1 माइनस x2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन किया तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ भी x1 माइनस x2। यहाँ पर इन दोनों में से तो हम माइनस ओमेगा सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो मान क्या बच जाएगा x1 प्लस x2, यहाँ पे शायद माइनस का है, x1 प्लस x2 नहीं था, x1 माइनस x2 होगा दोनों कंडीशन में, है ना। ठीक है, ये हो गया x1 माइनस x2 प्लस x1 माइनस x2, क्लियर है। तो यहाँ से देखो सॉल्व करने पर माइनस ओमेगा सी स्क्वायर, अब x1 प्लस x1 2x1 आ जाएगा और ये माइनस x2 तो माइनस का 2x2 आ जाएगा। इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर तो माइनस में 2 ओमेगा सी स्क्वायर, तो यहाँ भी वैल्यू क्या आ जाएगी x1 माइनस x2 और यहाँ हमारे पास ही मान है d2 अपॉन dt स्क्वायर x1 माइनस x2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x1 माइनस x2 बराबर ये मान आ गया हमारे पास। तो फाइनल यहाँ पर रिजल्ट आप देख रहे हो x1 माइनस x2 के इक्वल आ रहा है कि दोनों विस्थापनों में अंतर कितना होगा, या किसी में ज़्यादा विस्थापन हो या किसी में कम विस्थापन हो तो उस कंडीशन में हम दोनों में अंतर देख रहे हैं, नोट कर लो।
इक्वेशन को हम क्या करें, अगर सारी वैल्यू एक तरफ ले आते हैं और इक्वल टू 0 कर देते हैं, ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर x1 माइनस x2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x1 माइनस x2, और ये नेगेटिव है, इधर आकर के क्या हो जाएगी पॉजिटिव, 2 ओमेगा सी स्क्वायर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। ठीक है, टोटल वैल्यू ये आ गई। यहाँ आप देख सकते हो इन दोनों में x1 माइनस x2 कॉमन है, दोनों में से हम ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर x1 माइनस x2 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा सी स्क्वायर बच जाएगा। जब हमने दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, x1 माइनस x2 ले लिया इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर भी इसका मतलब है x1 माइनस x2 कि आप दोनों की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर ले रहे हो, टोटल वैल्यू के बराबर। हमें पता नहीं है कि अभी इसकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी इतनी ही होगी या कुछ और होगी, तो हम अभी से कुछ और मान लेकर के चल लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हम क्या माने, अब यहाँ पर देखो आपके पास दो वेरिएबल आ रहे हैं, यहाँ भी x1 x2 में हमें एक वेरिएबल में चाहिए, तो जैसे x1 प्लस x2 आ रहा था तो हमने उसे कोई x के बराबर मान लिया, तो इसको हम मान लेते हैं y के बराबर। तो माना x1 माइनस x2 इक्वल टू y ले लिया, प्लस दूसरा ये पूरी फ्रीक्वेंसी है, इसे हम क्या मान लेते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा सी स्क्वायर इक्वल टू हमने मान लिया ओमेगा 2 के इक्वल। वहाँ हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही थी ओमेगा सी, उसको हमने किसके इक्वल माना था, ओमेगा 1 के इक्वल। ओमेगा नॉट स्क्वायर आ रहा था फ्रीक्वेंसी, उसे हमने मान लिया ओमेगा 1, और यहाँ पर ये नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम क्या मान लेते हैं ओमेगा 2 के इक्वल। ठीक है, ओमेगा सी का आप यहाँ वहाँ भी पुट कर सकते हो, ओमेगा सी किसको माना था के बाय एम को, तो आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो 2k अपॉन एम इक्वल टू ओमेगा 2 हमने मान लिया। यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इम्प्लाइज डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर x1 माइनस सॉरी इसकी जगह वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास y, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर y प्लस ओमेगा 2 y इक्वल टू 0। स्क्वायर क्लियर है। इस इक्वेशन को भी जैसे हमने लास्ट ली थी उस फॉर्म में लिख रहे हैं हम, तो वैल्यू क्या आ जाएगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू वाई। इस फॉर्म में ली थी हमने एक्स की इक्वेशन, और ये इक्वेशन होगी वाई की, इक्वेशन नंबर 7 ही होगी शायद, देख लेना जो भी हो। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, यहाँ पर केवल क्या आ गया था माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, एक इक्वेशन कम्प्लीटली एक्स पे आ गई, एक इक्वेशन कम्प्लीटली वाई में आ गई। एक्स और वाई वहाँ पर क्या है, एक्स का मान था x1 प्लस x2, कैपिटल एक्स माना था, यहाँ x1 माइनस x2 को आप क्या मान लोगे कैपिटल वाई मान लोगे, और ओमेगा नॉट बराबर फर्स्ट कंडीशन में हमने ओमेगा 1 ले लिया था, और यहाँ ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है इसको हमने क्या ले लिया है ओमेगा 2 के इक्वल ले लिया है। यहाँ से आप ओमेगा 2 का मान भी निकाल सकते हो ना, इम्प्लाइज ओमेगा 2 बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा ये पूरा का पूरा वैल्यू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2k बाय एम ओमेगा 2 नोट कर लो। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 और 7 यह आ गए सबसे इजी फॉर्म में।
प्लस जिनमें वेरिएबल्स भी कितने हैं, एक एक ही वेरिएबल्स दे रखे हैं। तो ये दोनों इक्वेशन आपकी फाइनल क्या कहलाएगी, गति की समीकरण। कौन सी गति की, कोई युग्मी दोलक की गति की समीकरण। ठीक है, युग्मी दोलक की गति की समीकरण जो कि बिल्कुल किसकी तरह है, सरल आवर्त गति की समीकरण की तरह। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, समझ में तो आ गया, केवल मानने का है, हम उसको सब चीजें हमने मान ली और बिल्कुल इजी फॉर्म में लेकर के आ रहे। दो वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल में चेंज कर दिया, फ्रीक्वेंसी भी दोनों को सेम ले ली, तो हमारे पास बिल्कुल इजी फॉर्म में आ गई। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि समीकरण 6 व 7 सरल आवर्त गति की समीकरण है। ठीक है, हो गई सरल आवर्त गति की समीकरण, यहाँ तक का वैल्यू तो आ गया। अब इनके ऑब्वियसली सी बात है, कुछ सॉल्यूशंस भी होंगे, तो हम सॉल्यूशन भी देखेंगे बाद में। उससे पहले हम थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें क्या, सबसे पहली बात तो आपने y का मान कितना लिया, y बराबर हमने माना है x1 माइनस x2 को। ठीक है, ठीक, y बराबर हमने कितना लिया है, x1 माइनस x2। अब हम ये x और y के लिए कुछ कंडीशन मान करके चलते हैं। कैसे, तो देखो फर्स्ट कंडीशन हम ये लेते हैं। यहाँ तक क्या चीज़ क्लियर है, सरल आवर्त गति की समीकरण तक हम आ गए। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमने जो y लिया है x1 माइनस x2, उसका मान अगर हम कितना रख दें, अगर इक्वल टू 0 हो, ठीक है, हम लिखेंगे यदि सापेक्षिक विस्थापन x1 माइनस x2 इक्वल टू किसके बराबर माना था, y के बराबर। इसको मान लेते हैं अगर 0 हो, तो ये वैल्यू 0 रखने से आपके पास कंडीशन क्या आएगी, x1 बराबर x2 आएगा। भाई देखो, आपने वैल्यूज को मान लिया, लेकिन आप उनको इक्वल टू 0 रख के कंडीशंस तो देखनी पड़ेगी कि भाई ये दोनों सापेक्षिक विस्थापन है हमारे पास। x1 माइनस x2 क्या है, सापेक्षिक विस्थापन है। x1 प्लस x2 क्या है, दोनों का टोटल हम बता रहे हैं, विस्थापन का योग। तो उस कंडीशन में कि अगर हम अलग अलग स्थितियों में इन विस्थापनों का मान क्या होगा, x1 x2 क्या है, विस्थापन है, जो कि दोनों पेंडुलम में विस्थापन हुआ है। ठीक है, अब वो विस्थापन दोनों के बराबर होंगे या कुछ अलग होंगे या अलग अलग स्थितियों के हिसाब से कैसे चेंज होंगे, ये कंडीशंस हमें पढ़नी होगी। तो सबसे पहले अगर हम इसको 0 के इक्वल मानते हैं, तो आप क्या देख सकते हो, x1 बराबर x2 आ गया। x1 बराबर x2 आने का मतलब ये हो गया कि दोनों में जो विस्थापन हो रहा है वो हमारा कैसा होगा, बिल्कुल बराबर विस्थापन होगा। ठीक है, और बिल्कुल बराबर जब होगा विस्थापन, ऑब्वियसली सी बात है, इसका मतलब अगर आप उसको राइट लेकर के जाओगे तो भी दोनों राइट में जाएंगे, लेफ्ट लेकर के जाओगे तो भी दोनों लेफ्ट में जाएंगे, और जो डिस्प्लेसमेंट होना है जिनका विस्थापन वो भी बराबर है। इसका मतलब है कि दोनों की, हम कह सकते हैं दोनों की कला समान होगी, और कला समान होगी और दोनों की आवृत्ति भी समान होगी। तो सेम आवृत्ति के लिए हमने कौन सी कंडीशन ली थी, जो हमने इक्वेशन नंबर 6 लिया था, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि उनमें दोनों की आवृत्ति क्या थी, सेम आवृत्ति थी ना, ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स ही तो आ रहा था। और एक्स क्या है, x1 प्लस x2 है। इसका मतलब हमने यही कहा था ना कि इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो विस्थापन है, हम ये बोले कि दोनों की आवृत्ति सेम हो, ओमेगा नॉट स्क्वायर की इक्वल हो। देखो इसकी आवृत्ति जो आपने मानी है ओमेगा 2, वो आवृत्ति तो फिर भी थोड़ी अलग है। क्यों, आपके पास यहाँ पे टोटल मान कितना आया, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 के बाय m करके वैल्यू आई, जबकि यहाँ पर हमारे पास ओनली ओमेगा नॉट स्क्वायर आया था। इसका मतलब शुद्ध रूप से हम कह सकते हैं x1 x2 दोनों का जो विस्थापन होगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी वाली कंडीशन आ रही है हमारे पास यहाँ पर। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, अर्थात समीकरण 6 से क्या वैल्यू थी आपके पास, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू एक्स। ये इक्वेशन ही थी ना। तो यहाँ पर ओमेगा 1 स्क्वायर हमने क्या लिया था, x का मान अगर आपने रखोगे तो x1 प्लस x2 के बराबर, और ओमेगा 1 किसको माना था, ओमेगा नॉट स्क्वायर को। तो हमने तभी ये कंडीशन बोली थी ना कि इसका मतलब है कि दोनों का विस्थापन, दोनों के दोनों जो पेंडुलम है वो किससे चल रहे हैं,
मूल आवृत्ति ओमेगा नॉट से चल रहे, मतलब दोनों की आवृत्ति सेम हो और दोनों की समान आवृत्ति वाली कंडीशन आई है हमारे पास यहाँ पर, इसीलिए हम इस समीकरण को यूज में ले रहे हैं। क्लियर है? ये कंफ्यूज मत होना कि मैम आपने ये वाली इक्वेशन यूज में क्यों नहीं ली। ये इसलिए यूज में नहीं ली क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो आवृत्ति है ओमेगा नॉट स्क्वायर के साथ में 2k/m का फैक्टर भी आ रहा है। ओमेगा 2 का मान हमने क्या लिया है, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2k/m, तो वहाँ पे 2k/m फैक्टर भी आ रहा है। इसका मतलब हम ये अभी उसके लिए हम नहीं कह सकते कि दोनों की एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी होगी, जबकि यहाँ जहाँ पे ओमेगा नॉट हमने ओमेगा 1 माना है, इसका मतलब क्या है, जो x1 x2 दोनों की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली ओमेगा 1 के इक्वल है। ठीक है, इसलिए हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, d²x/dt² इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ से हम ये लिखते हैं इसे d²x/dt² प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। मतलब हमने इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि ये इक्वेशन अब हमें ये बता रही है कि आपके पास x का मान जो भी है x1 प्लस x2 का मान है। ठीक है, इसका मतलब आपके दोनों के दोनों जो दोलक आप ले रहे हो, पेंडुलम आप ले रहे हो, दोनों का विस्थापन कैसा होगा, विस्थापन दोनों का बराबर आया है और दोनों की फ्रीक्वेंसी भी इसका मतलब सेम होगी। x का मान अगर आप रख दो x1 प्लस x2, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या बता रहे हैं अपन, ओमेगा नॉट स्क्वायर है। इसका मतलब दोनों आपके समान विस्थापन, समान कला के साथ और समान आवृत्ति के साथ में ऑसिलेशन करेंगे। ठीक है, मतलब हम ये कंडीशन ले सकते हैं कि ये जो हमने माना था कि ये कोई दृढ़ आधार है जिससे एक पेंडुलम अपना ये था और एक पेंडुलम हमारा ये था। ठीक, हमने दोनों में विस्थापन करवाया था, तो अब हम क्या ले रहे हैं कि ये दोनों में विस्थापन कुछ इस प्रकार से था और यहाँ दोनों के बीच में एक स्प्रिंग जुड़ी हुई थी। ये विस्थापन हमारे पास कितना था, x1, और ये विस्थापन था हमारे पास x2। ये था θ1, ये था θ2। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, x1 बराबर होगा x2, मतलब कि ये पेंडुलम अपनी स्थिति से जितना इधर जाएगा, ये पेंडुलम भी अपनी स्थिति से उतना ही उधर जाएगा। ये था अपने पास पेंडुलम P1, ये है पेंडुलम P2। तो P1 अपनी स्थिति से जितना विस्थापित होगा, P2 भी अपनी मूल स्थिति से उतना ही विस्थापित होगा, प्लस दोनों की फ्रीक्वेंसी भी कैसी होगी, सेम होगी, और मतलब कि दोनों सेम स्पीड के साथ समान आवृत्ति के साथ में ही ऑसिलेशंस करेंगे। और दूसरी चीज, दोनों समान कला में ऑसिलेशन करेंगे। यहाँ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा सकते, एक जिस डायरेक्शन में जाएगा दूसरा भी उसी डायरेक्शन में आएगा। फिर अगर इधर आने की बात होगी तो दोनों के दोनों साथ में इधर आएंगे, मतलब कि दोनों की कलाएं कैसी होगी, समान होगी। इतना नोट कर लो पहले, इसे आपको इक्वेशन नंबर मान लेना है, इक्वेशन नंबर 8। देखो इसमें इस स्थिति में दोनों दोलक, इस स्थिति में दोनों दोलक समान कला में समान आवृत्ति ओमेगा नॉट से दोलन करेंगे। समान कला में समान आवृत्ति ओमेगा नॉट से दोलन करेंगे। फुल स्टॉप। अर्थात इस स्थिति में स्प्रिंग की लंबाई में ना तो वृद्धि होती है और ना ही संकुचन होता है। ना तो वृद्धि होती है और ना ही संकुचन होता है। मतलब समझ गए, दोनों जब सेम जगह पे ही जाएगी तो स्प्रिंग के कहीं पे भी खींचने की या दबने की बात ही नहीं आएगी। ये आपके दो पेंडुलम आपने मान लिए, दोनों के बीच में स्प्रिंग लगी हुई है, ये दोनों के बीच में स्प्रिंग लगी हुई है। अब इजीली अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों साथ में जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं तो दोनों साथ में आ रहे हैं। तो कहीं पर भी कि ये स्प्रिंग कहीं खींचे या फिर संकुचित हो, कंप्रेस हो, वो कोई कंडीशन नहीं आएगी। वो कंडीशन कब आती है कि अगर ये इस दिशा में भागता और ये इस दिशा में भागता तो दोनों के बीच में स्प्रिंग और स्प्रिंग खिंच जाती है, तो ये स्प्रिंग को इधर लेकर के भागता और ये इधर लेके भागता, तो ऐसे में स्प्रिंग की लंबाई बढ़ जाती। या फिर हम बोले ये इस दिशा में जाए और ये इस दिशा में जाए, तो ऐसी कंडीशन में दोनों स्प्रिंग को दबाते तो स्प्रिंग की लंबाई में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, दोनों के दोनों कैसे हैं, बिल्कुल सेम। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल
सेम डायरेक्शन होगी। इसका मतलब स्प्रिंग की स्थिति में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गई। यह हमने किसको लेकर के किया था, जब x1 माइनस x2 जो y है उसको हम 0 लेकर के चले थे। ठीक है, स्थिति फर्स्ट थी है, इसको आप लिख सकते हो केस फर्स्ट। अब हम चलते हैं केस सेकंड की तरफ। केस सेकंड, अब अपन जो x का मान था x1 प्लस x2 उसको 0 लेकर के चलते हैं। तो अगर हमने सापेक्षिक विस्थापन दोनों में क्या लिया, x बराबर है x1 प्लस x2, इसे यदि हम 0 मान लेते हैं तो हमारे पास क्या मान आ जाएगा, x1 बराबर माइनस x2। आगे कंडीशन अपोजिट, इसका मतलब दोनों में विस्थापन तो क्या है, x1 x2 का मान बराबर है। ठीक है, देखो मतलब समझो x1 x2 दोनों बराबर है, मतलब दोनों में जो विस्थापन होगा वो तो बराबर ही होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। या माइनस साइन किसको प्रदर्शित कर रहा है, विपरीत दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। लिख लेना यहाँ ऋणात्मक चिन्ह विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये कि दोनों में विस्थापन सेम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एक अगर लेफ्ट में जाएगा जितनी दूर, दूसरा उतनी ही दूर लेकिन राइट साइड में जाएगा। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होगा। इस कंडीशन में x1 बराबर माइनस x2 है, तो यहाँ पर हम कौन सी इक्वेशन लेते हैं, हमारे पास फर्क इसमें पड़ेगा जो हमने सेकेंड वाली d2y वाली इक्वेशन ली थी। क्यों, उसी में तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का मान आ रहा था ना, कि फ्रीक्वेंसी भी दोनों में एग्जैक्टली सेम अपन नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि दोनों की दिशा अलग है, तो दोनों की कलाएं भी अलग अलग होंगी। इसका मतलब दिशा अलग से मतलब तरंग रूप में लो तो दिशा अलग होने का मतलब क्या हो गया, कि दोनों की कलाएं अलग होगी। इसका मतलब कि दोनों की फ्रीक्वेंसी में भी क्या होगा, कुछ न कुछ परिवर्तन तो होगा। दोनों की फ्रीक्वेंसी में भी कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, जो d2y अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या लिया था, माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू वाई लिया था। इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, d2y बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। और ओमेगा 2 का मान यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2k/m इंटू वाई इक्वल टू 0। क्लियर है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, इससे आपको नेक्स्ट नंबर दे देना, इक्वेशन नंबर 9। ये इक्वेशन हमने यूज क्यों की, जैसे पहले x वाली इक्वेशन क्यों यूज की थी, क्योंकि वहां पर जो दोनों हमारे पास सापेक्षिक विस्थापन था x1 माइनस x2, दोनों की फ्रीक्वेंसी यहाँ हमारे पास कितनी आ रही थी, ओमेगा नॉट आ रही थी। मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी कैसी हो, समान आवृत्ति हो। और समान आवृत्ति वाली कंडीशन कौन सी मिल रही थी, x1 बराबर x2 वाली कंडीशन मिल रही थी, इसलिए वो यूज में लिया था। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, विस्थापन दोनों का अलग अलग है, मतलब कि विस्थापन का मान बराबर है लेकिन उनकी दिशा विपरीत है। एक लेफ्ट में जाएगा तो दूसरा राइट में जाएगा, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, दोनों की कलाएं विपरीत होंगी। और कला विपरीत होने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी में हो सकता है कुछ न कुछ यहाँ परिवर्तन हो। तो यहाँ इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का मान हमारे पास एग्जैक्टली ओमेगा नॉट स्क्वायर, जो मूल आवृत्ति उतनी ना हो करके उसमें प्लस 2k/m, मतलब प्लस कुछ ना कुछ फैक्टर उसमें एडिशनल आएगा। इसीलिए हम यहाँ पर कौन सी ये इक्वेशन यूज में लेंगे, लिख लो। करिए नोट, लिखो इसमें। अर्थात इस स्थिति में दोनों दोलक विपरीत कला में लेकिन समान आवृत्ति ओमेगा 2 से दोलन करेंगे। समान आवृत्ति ओमेगा 2 से दोलन करेंगे। ठीक है ना, y का मतलब हमारे पास क्या है, x1 माइनस x2 है, तो दोनों की जो आवृत्ति होगी ओमेगा 2 वो सेम होगी। लेकिन हमने क्या बताया,
कि वो ओमेगा 2 बिल्कुल मूल आवृत्ति नहीं होगी, मूल आवृत्ति से कुछ ज़्यादा मान होगा इसका, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एम्प्लाइज हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा 2 अपना ग्रेटर देन ओमेगा 1 से। क्यों, ओमेगा 2 का मान क्या है, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2k/m है, ठीक है ना। और ये मान हमारे पास ओनली कितना है, ओमेगा नॉट स्क्वायर है, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर तो इसमें आ ही रहा है, प्लस उससे कुछ एक फैक्टर कुछ ज़्यादा मान आ रहा है, तो इसका मतलब ओमेगा 2 अपने पास ग्रेटर देन क्या होगा, ओमेगा 1 होगा, ठीक है। तो लिखो इसमें, दोनों दोलक विपरीत कला में लेकिन समान आवृत्ति ओमेगा 2 से दोलन करेंगे, फुल स्टॉप। स्प्रिंग की लंबाई में विस्तार या संकुचन अवश्य होगा। स्प्रिंग की लंबाई में विस्तार या संकुचन अवश्य होगा, अर्थात युग्मन का प्रभाव शामिल होगा, अर्थात युग्मन का प्रभाव शामिल होगा, युग्मन का प्रभाव शामिल होगा, जिसके कारण ओमेगा 2 ग्रेटर देन ओमेगा 1 होगा, जिसके कारण ओमेगा 2 ग्रेटर देन ओमेगा 1 होगा, ठीक है। युग्मन का प्रभाव शामिल होगा से मतलब समझ गए कि पहली कंडीशन में तो अपने पास इक्वेशन बिल्कुल सिंपल आ गई थी कि d2x/dt² प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0, कि दो भी x का मान आपके पास जो भी है x1 प्लस x2 मान है, कि दोनों की फ्रीक्वेंसी मूल आवृत्ति है ओमेगा नॉट के बराबर, इसलिए वहाँ एक तरह से हमें युग्मन का कोई अलग से कुछ इफेक्ट ऐसा देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ हमें युग्मन का प्रभाव दिखेगा कि युग्मन के कारण ये एक जो फैक्टर है 2k/m, ये एक फैक्टर यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्लियर है। इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ युग्मन का प्रभाव होगा। प्लस दूसरी चीज हमने क्या बताया कि यहाँ पर अपने पास स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि या संकुचन जरूर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। वहां तो हमने बोला था दोनों के दोनों बिल्कुल ऐसे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, या तो इधर ही या फिर इधर ही, ठीक है। अब क्या होगा, या तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा अपोजिट डायरेक्शन, तो भी इन दोनों के बीच में जो स्प्रिंग लगी हुई है वो खींचेगी, या फिर ये अंदर की तरफ गया तो ये भी अंदर की तरफ जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, तो दोनों अंदर की तरफ आएंगे तो स्प्रिंग जो है वो दबेगी, तो उसमें संकुचन होगा, ठीक है ना। हम डायग्राम से देख लेते हैं। एक स्थिति तो हम ये कहते हैं, ये हमारे पास पेंडुलम थे। अब अगर मान लो P1 इधर जा रहा है, ये आपके पास है P1, तो P2 इधर जाएगा, ये इन दोनों के बीच में जो स्प्रिंग थी अब वो क्या होगी, थोड़ी सी खींच जाएगी, ठीक है। स्प्रिंग थोड़ी की स्प्रिंग थी, ये थोड़ी सी खींच जाएगी। ये हमारे पास मान क्या आ रहा है, x1 आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो x2 जाएगा इस डायरेक्शन में, x1 बराबर माइनस x2 होने के कारण विस्थापन दोनों का बराबर होगा लेकिन विपरीत डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ए हमने मान लिया। दूसरी कंडीशन हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये आपका पहला पेंडुलम है, यह आपका दूसरा पेंडुलम है, दोनों में विस्थापन हो तो या तो दोनों बाहर की तरफ जाए या दोनों अंदर की तरफ आए, मतलब आपका ये तो आ जाए इस जगह पे और ये भी आ जाए इस जगह पे, तो ज़्यादा कम हो गया, एक हमने ले लिया यहाँ और एक हमने ले लिया यहाँ, ये इनकी प्रारंभिक अवस्था थी। अब जब दोनों में विस्थापन हुआ, एक विस्थापन बाहर की तरफ एक विस्थापन अंदर की तरफ ले, तो हमने ये ले लिया, P1 की कंडीशन हो गई अब ये, और ये है P2 की कंडीशन। तो इस स्थिति में दोनों के बीच में जो स्प्रिंग थी अब वो क्या हो जाएगी, दब जाएगी, उसकी लंबाई और कम हो जाएगी, ठीक है। ये विस्थापन यहाँ पे विस्थापन x1 इस दिशा में हो रहा है, तो x2 इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में इधर होगा, दोनों एक दूसरे की तरफ होंगे तो दोनों बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे ना, और अगर यहाँ दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग दिशा में जाएंगे तो भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। एक क्या बता रहा है आपको, लंबाई में वृद्धि, स्प्रिंग की लंबाई में, और बी बता रहा है स्प्रिंग की लंबाई में संकुचन,
क्या कर लिया नोट। तो ये हमारे पास क्या हुआ, हमारा युग्मित दोलन कंप्लीट हुआ। मतलब अभी हमने केवल उसके दोनों इफेक्ट देखे हैं, सॉल्यूशन अभी हमने नहीं किया है, सॉल्यूशन भी कर लेंगे आगे। लेकिन एक तरीके से सबसे पहली बात तो युग्मित दोलक क्या होते हैं, कपल्ड ऑसिलेटर्स, उनको समझना। दूसरा, उनकी गति के समीकरण निकालना। तो हमने देखा कि हमारे पास दो समीकरण निकली, x1 के लिए अलग, x2 के लिए अलग। फिर दोनों को प्लस माइनस किया तो भी दो इक्वेशन है, लेकिन दोनों में x1 x2 दोनों फैक्टर आ रहे थे, तो दो चर आ रहे थे। दो चरों को कम करने के लिए फिर हमने क्या किया, उन दोनों चरों को x1 प्लस x2 को किसी x के बराबर मान लिया, x1 माइनस x2 को किसी y के बराबर माना। तो अब हमारे पास जो दोनों इक्वेशन मिली वो बिल्कुल कैसे मिल गई, सरलावर्त गति की समीकरण मिल गई। ठीक है, जो भी एक सिंगल वेरिएबल्स में। तो यहाँ से हमें पहली बात तो दो इक्वेशंस मिल गई। दूसरी चीज हमने क्या देखा, यहाँ पर दोनों केस देखे। तो कभी कोई आपसे अगर नॉर्मली ये पूछे कि युग्मित दोलक के कारण जो मेन इफेक्ट होगा वो क्या होगा, तो आप ये बताओगे कि युग्मित दोलक में सबसे मेन काम ये डिपेंड करता है कि जो दोनों विस्थापन हो रहे हैं, विस्थापन के बीच में कैसा संबंध है। अगर दोनों विस्थापन का मान बराबर है और सेम डायरेक्शन में है तो स्प्रिंग अगर दोनों के बीच में जुड़ी हुई है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों का विस्थापन अपोजिट डायरेक्शन में है तो या तो लंबाई में वृद्धि होगी या फिर लंबाई में कमी होगी या संकुचन होगा, जो कि कुछ इस तरीके से है। ये आपको मेनली इसका इफेक्ट समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ हम इंडिविजुअली अलग अलग बात कर सकते हैं, P1 की हम अलग से बात करें, P2 की अलग बात करें, लेकिन क्योंकि यहाँ दोनों जुड़े हुए हैं तो दोनों का कंबाइंड युग्मन का प्रभाव इसमें क्या आया। तो युग्मन का प्रभाव हमने देखा, अभी जो बी कंडीशन थी इसी में हमने बताया कि यहाँ पर युग्मन का प्रभाव होगा, और युग्मन का प्रभाव होगा ये या तो लंबाई में वृद्धि या फिर कमी। पहली कंडीशन थी उसके लिए हमारे पास अलग से युग्मन का कोई प्रभाव उस पर शो नहीं हुआ था, क्योंकि लंबाई में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, बिल्कुल सेम, दोनों किसी भी डायरेक्शन में करते हैं लेकिन दोनों साथ साथ में मोशन कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे पास कोई अलग से इफेक्ट प्रदर्शित नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास युग्मन का प्रभाव दिखा रहा है, लंबाई में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, चलो अब इसमें एक नेक्स्ट हेडिंग डालो, छोटी छोटी कुछ चीजें हैं वो अपन लेकर के चलते हैं। पहला लिखो, सामान्य कंपन विधाएं तथा उनकी आवृत्तियां। सामान्य कंपन विधाएं तथा उनकी आवृत्तियां। कल भी मैंने आपको बताया था एक्सप्लेन कि यहाँ पर कुछ एक एडिशनल चीजें जो कि हमने बाकी ऑसिलेटर्स में नहीं पढ़ी, क्योंकि यहाँ वहां पर तो हम किसी भी प्रकार का हो रहा था दोलन, लेकिन दोलन हम किसी एक सिंगल एक स्वतंत्र एक पिंड में ही देख रहे थे, युग्मन का प्रभाव कहीं नहीं देखा था। यहाँ पे हम दो को एक साथ कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है ना, दो में प्रभाव देख रहे हैं। तो कुछ और भी एडिशनल परिभाषाएं जैसे हमने कल भी डिस्कस की थी, यहाँ पर एक आपका आएगा सामान्य निर्देश तंत्र। तो सामान्य निर्देश तंत्र आपको समझ में आ गया ना। यहाँ हमने क्या किया, जैसे हमने x माना था, x बराबर हमने किसको ले लिया, x1 प्लस x2 को ले लिया, और y बराबर हमने क्या ले लिया, x1 माइनस x2 ले लिया। यही क्या है हमारे पास सामान्य निर्देश तंत्र। ये दोनों क्या कहलाएंगे इस कंडीशन में, सामान्य निर्देश तंत्र कहलाएंगे। कल मैंने आपको बताया था सामान्य निर्देश तंत्र क्या होते हैं कि कब अपने पास कोई ऐसी इक्वेशन आ रही हो कि जिसमें एक से ज्यादा चर आ रहे हो, तो उन चरों को एक ऐसे चर में परिवर्तित कर दें हम कि जहां से हमारे पास पूरी समीकरण में केवल एक ही आश्रित चर रह जाए। वो क्या कहलाएगा, हमारे पास सामान्य निर्देशांक कहलाते हैं वो निर्देशांक। ठीक है, तो यहाँ जैसे इन दो को हटाने के लिए हमने किसी एक फॉर्म में मान लिया, तो ये क्या कहलाएंगे, इसके सामान्य निर्देशांक कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमने देखी थी कि कंपन की विधाएं। कंपन की विधाएं मतलब होता है तरीके, विधा मतलब एक प्रकार से विधि, और विधि का मतलब तरीका, कि कंपन के तरीके कितने प्रकार के हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे हमने क्या देखा यहाँ पर दो तीन टाइप के मिल गए। एक ऐसा था जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, एक में लंबाई में वृद्धि हुई, एक में लंबाई में कमी हुई। तो जो कंपन के तरीके स्पेशली दो टाइप के हो जाते हैं, और फिर उनकी अलग अलग आवृत्तियां क्या होंगी उनके बारे में पढ़ते हैं।
इसमें लिखो सबसे पहले तो द्रव्यमान स्मॉल m, द्रव्यमान स्मॉल m व स्मॉल l लंबाई के, द्रव्यमान स्मॉल m व स्मॉल l लंबाई के दो सरल आवर्ती दोलकों को के बल नियतांक की, के बल नियतांक स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या लिया था हमने, के लिया था ना, फोर्स कांस्टेंट, क्योंकि F इक्वल टू माइनस के एक्स होती है स्प्रिंग के लिए समीकरण। के यहाँ पे क्या होता है, प्रत्यानयन बल नियतांक। ठीक है, लिखो के बल नियतांक की स्प्रिंग से संयोजित करने पर बने युग्मित दोलक में, स्प्रिंग से संयोजित करने पर बने युग्मित दोलक में प्रत्येक का उसकी साम्यावस्था से विस्थापन, x1 तथा x2 है। विस्थापन कितना है, x1, स्मॉल x1 तथा स्मॉल x2 है। तो उनकी गति की समीकरणें निम्न होंगी। क्या होंगी, हम कंबाइन कर देते हैं दोनों इक्वेशन। क्या है हमारे पास, एक आया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब कोई हम समीकरण एक मान लेते हैं। दूसरा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2k अपॉन m इंटू वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 लिख लो। ये दोनों हमारे पास क्या आ गई, सिंपली इनकी गति की समीकरण आ गई। ठीक है, यहाँ लिखो, यहाँ कैपिटल X व कैपिटल Y, यहाँ कैपिटल X व कैपिटल Y माने हुए चर हैं, जिनका मान क्रमशः x इक्वल टू कितना है, x1 प्लस x2 एंड y इक्वल टू x1 माइनस x2 है, जिनके मान क्रमशः x इक्वल टू x1 प्लस x2, y इक्वल टू x1 माइनस x2 है। इन्हें सामान्य निर्देशांक कहा जाता है। सामान्य निर्देशांक कहा जाता है। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गई, सामान्य निर्देशांक क्या हो गए, यहाँ पे एक्स वाई हो गए। अभी तक जो लिखा उस पे आगे फर्स्ट एरो लिख लेना, सेकेंड एरो डाल के लिखो। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है, लिखो द्वियुग्मित सरल आवर्ती दोलक की, सरल आवर्ती दोलक की है ना, आपको जो फाइनल इक्वेशंस मिली है, किसकी मिली है, सरल आवर्त गति की तो इक्वेशन मिली है। इसका मतलब ये दो ऑसिलेटर्स कैसे हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स ही हैं। ठीक है, देखो द्वियुग्मित सरल आवर्ती दोलक की दो कंपन विधाएं होती है। क्या होती है, दो कंपन विधाएं होती है। जिनमें एक कंपन विधा सामान्य निर्देशांक कैपिटल X, एक कंपन विधा सामान्य निर्देशांक कैपिटल X व दूसरी कंपन विधा सामान्य निर्देशांक कैपिटल Y से संबंधित होती है।
दोनों को एक एक को लेकर के चले थे, तभी तो हमारे पास दो इक्वेशंस आई थी और दोनों कंपन विधाएं आई थी कि एक में तो क्या हमने बताया था कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा और दूसरे में लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। तो दोनों कंपन विधा एक एक सामान्य चर से रिलेटेड है। किससे? एक कंपन विधा कैपिटल एक्स से और दूसरी कंपन विधा कैपिटल वाई से संबंध होती है। फुल स्टॉप। अर्थात द्वियुग्मित सरल आवर्ती गति के कंपन करने के दो तरीके होते हैं। द्वियुग्मित सरल आवर्ती गति के कंपन करने के दो तरीके होते हैं। कौन से दो तरीके मिले? मतलब वही दोनों का विस्थापन दो प्रकार से हो सकता है ना। एक तो लिख लो आप x1 बराबर x2 एंड दूसरा क्या हो गया x1 इक्वल टू माइनस x2। ये दो हमारे पास क्या आ गए इनके कंपन के तरीके कि इन प्रकार से कंपन कर सकते हैं, या तो सेम डायरेक्शन में सेम विस्थापन के साथ या फिर अपोजिट डायरेक्शन में सेम विस्थापन के साथ। लिख लो। ठीक है, x1 बराबर x2 व x1 बराबर माइनस x2 के संगत निकाय की दो सामान्य विधाएं प्राप्त होती हैं। निकाय की दो सामान्य विधाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। जिसमें x1 बराबर x2 की स्थिति में युग्मित दोलक की प्रथम सामान्य विधा होती है। युग्मन की प्रथम सामान्य विधा होती है तथा इससे संबंधित आवृत्ति प्रथम सामान्य विधा की आवृत्ति कही जाती है। इससे संबंधित आवृत्ति प्रथम सामान्य विधा की आवृत्ति कही जाती है। प्रथम सामान्य विधा की आवृत्ति कही जाती है। तो फर्स्ट जब हमने x1 बराबर x2 को हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारा पहली सामान्य विधा है, फर्स्ट नॉर्मल मोड है, ठीक है। और इससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी अपने पास क्या आई थी, x1 बराबर x2 हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन अपन ने ली थी ओमेगा नॉट स्क्वायर वाली ली थी, और ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके बराबर है? ओमेगा नॉट स्क्वायर को हमने माना था ओमेगा 1 स्क्वायर माना था, जिसका मान किसके इक्वल था? g/l के इक्वल था। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा नॉट बराबर √g/l। ये क्या कह रही है? हमारी प्रथम सामान्य विधा की आवृत्ति। प्रथम सामान्य विधा की आवृत्ति। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन से रिलेटेड यही था ना, जब x1 बराबर x2 आया था तब हमने कौन सी समीकरण ली थी? ये वाली समीकरण ली थी। और इस समीकरण में हमने क्या माना था कि दोनों की आवृत्ति समान हो, दोनों की आवृत्ति समान वाली ये कंडीशन थी। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? मूलभूत आवृत्ति कहलाती है। और मूलभूत आवृत्ति का मान कितना था? g/l के बराबर। इसे क्या कहा जाता है? प्रथम सामान्य विधा की आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, दूसरी लिखो इसमें। इसी प्रकार नेक्स्ट लाइन से लिखो, इसी प्रकार x1 बराबर माइनस x2 की स्थिति में x1 बराबर माइनस x2 की स्थिति में युग्मित दोलक की द्वितीय कंपन विधा होती है। युग्मित दोलक की द्वितीय कंपन विधा होती है। जैसे ये पहले इसकी कंपन विधा थी, ये इसकी दूसरी कंपन विधा होती है, जिसके रेस्पेक्ट में अपन क्या देखते हैं कि विस्थापन सेम नहीं होगा। देखो, द्वितीय कंपन विधा होती है, सॉरी द्वितीय सामान्य विधा होती है। x1 बराबर माइनस x2 की स्थिति
युग्मित दोलक की द्वितीय कंपन विधा होती है तथा इससे संबंधित आवृत्ति द्वितीय सामान्य विधा आवृत्ति कहलाती है। द्वितीय सामान्य विधा की आवृत्ति कहलाती है। जैसे प्रथम सामान्य विधा की आवृत्ति, इससे रिलेटेड आवृत्ति क्या कहलाएगी? द्वितीय सामान्य विधा की आवृत्ति। क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी? x1 इक्वल टू -x2 जब आया था तो हमने फ्रीक्वेंसी इक्वेशन कौन सी ली थी? ये इक्वेशन ली थी जहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मान है हमारे पास ये। इस मान को किसके बराबर माना था हमने? ओमेगा 2 के इक्वल। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ओमेगा 2 स्क्वायर बराबर किसके बराबर मान आ रहा है हमारे पास? ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस यहाँ मान था 2 ओमेगा c स्क्वायर का, इसी का मान हमने रखा था। तो ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 और ओमेगा c स्क्वायर का मान हमने रख दिया k/m। तो ये मान हो गया था 2k/m। ये मान आ गया ओमेगा 2 स्क्वायर का। तो यहाँ से ओमेगा 2 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? √ ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2k/m। ये कहलाएगी द्वितीय सामान्य विधा की आवृत्ति। लिख लो। और यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, ओमेगा 0 स्क्वायर का मान अब तो हमें पता ही है g/l होता है, तो ये मान भी आप रख सकते हो। तो ओमेगा 2 बराबर आपके पास कितना मान आ जाएगा? √ g/l प्लस 2k/m। ठीक है, द्वितीय सामान्य विधा की आवृत्ति लिख लिया। लास्ट लाइन में लिखो, अर्थात हम कह सकते हैं कि ओमेगा 2 क्या होगा? ग्रेटर देन होगा ओमेगा 1। ओमेगा 2 ग्रेटर देन होगा ओमेगा 1। तो आप यहाँ ये लिख सकते हैं कि क्या लिखा? हम कह सकते हैं कि द्वितीय सामान्य विधा की आवृत्ति ओमेगा 2 का मान प्रथम कंपन विधा की आवृत्ति ओमेगा 1 के मान से अधिक होगा। प्रथम कंपन विधा की आवृत्ति ओमेगा 1 के मान से अधिक होगा। प्रथम कंपन विधा की आवृत्ति के मान से अधिक होगा। ठीक है, लिख लिया। तो ये समझ में आ गया। यहाँ पे हमारे पास 2-3 अलग-अलग इसमें पूछ सकता है आपसे कभी कि युग्मित दोलक की कितनी सामान्य कंपन विधाएं होती है या उनकी आवृत्ति बताओ। तो ये 2 कंपन विधाएं होती हैं, दोनों वाली कंडीशन x1 बराबर x2 और x1 -x2, और ये दोनों के रेस्पेक्ट में दोनों की आवृत्ति ये मान हो जाता है। ठीक है, सामान्य निर्देशांक को पूछ ले तो ये X और Y अपने क्या है? सामान्य निर्देशांक, इनका मान क्या है वो आपको पता है। इस तरीके से लिख लिया। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसी में अब हम देखते हैं कि इस दोलक की ऊर्जा कितनी होगी। तो युग्मित दोलक की ऊर्जा एनर्जी ऑफ कपल्ड ऑसिलेटर।
हेडिंग 2 युग्मित दोलक की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ कपल्ड ऑसिलेटर। देखो इसमें द्वियुग्मित दोलक की कुल ऊर्जा, द्वियुग्मित दोलक की कुल ऊर्जा कितनी आ जाएगी? सबकी एनर्जी जैसे हम टोटल एनर्जी तो हमेशा किससे निकालते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का योग। तो यहाँ भी इसका मतलब सेम कंडीशन होगी। तो देखो द्वियुग्मित दोलक की कुल ऊर्जा उनकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। उनकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। अर्थात द्वियुग्मित दोलक के लिए क्या होगी? कुल ऊर्जा बराबर प्लस स्थितिज ऊर्जा, मतलब ई टोटल, ई टी का मतलब है टोटल एनर्जी इक्वल टू ई काइनेटिक एनर्जी प्लस ई पोटेंशियल, ई के और ई पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब जैसे आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 mv² होती है। mv² हम किस कंडीशन में लेते हैं, हमारे पास जब कोई एक सिंपल मान होता है, हमारे पास किसी एक वेग का मान है, कोई एक हमारे पास द्रव्यमान है। अब यहाँ हमें पता है कि दोनों ठीक है, भले ही कपल्ड हैं, दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन मान तो यहाँ पर दो है आपके पास। ठीक है, दोनों के दोनों का क्या है, इसका मतलब दोनों अपने आप में तो अलग अलग ही है दोनों पेंडुलम। दोनों का द्रव्यमान हमने मान रखा है m1 m2, या यहाँ पे हमने द्रव्यमान तो दोनों का समान मान रखा है m, दोनों क्या है एक ही द्रव्यमान के हैं, लेकिन दोनों का वेग इस कंडीशन में अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, तो उनकी कला भी समान भी हो सकती है, विपरीत भी हो सकती है। इसका मतलब उनका वेग भी दोनों का अलग अलग होगा। तो हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैसे लेनी पड़ेगी, दोनों के लिए अलग अलग लेनी पड़ेगी, और फिर दोनों का टोटल, क्योंकि यहाँ दोनों कंबाइंड है इसलिए। तो 1/2 mv1² प्लस 1/2 mv2², दोनों क्योंकि युग्मित है इसलिए दोनों का टोटल होगा, लेकिन इंडिविजुअली हर एक का अपना अपना गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, द्रव्यमान दोनों के m1 m2 लोगे तो भी यहाँ बराबर ही होंगे, दोनों द्रव्यमान में अभी हम कुछ भी वेरिएशन नहीं कर रहे हैं, द्रव्यमान दोनों के सेम लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ½ kx² होती है। x यहाँ पर होता है विस्थापन, और विस्थापन तो यहाँ हमें पता है ये दोनों के युग्मन का विस्थापन, युग्मन का विस्थापन कितना लगा था, x1 - x2 निकाला ही था अभी हमने युग्मन का विस्थापन, तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू आएगी ये, तो 1/2 के x1 - x2 का होल स्क्वायर, ये आएगी टोटल वैल्यू। दोनों वैल्यूज कैसे, युग्मन के कारण हो रही है, विस्थापन युग्मन का विस्थापन इतना होता है x1 - x2, ये हमें पता है, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी भी दोनों के लेगी, द्रव्यमान दोनों पेंडुलम का हमने सेम लिया था। इसे थोड़ा खोल लेते हैं, 1/2 mv1² प्लस 1/2 mv2² प्लस, और यहाँ पे ½ के है, ये क्या है a - b के होल स्क्वायर जैसा है, तो इसे खोल दो, x1² प्लस x2² माइनस 2 x1 x2। ठीक है, इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 mv1² प्लस 1/2 mv2² प्लस, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 के x1² प्लस 1/2 के x2² माइनस 2 से 2 कट जाएगा, ओनली क्या आ जाएगा x1 x2। नोट कर लो इतना, के आएगा यहाँ मल्टीप्लाई में के माइनस के x1 x2। यहाँ से हम लिख भी सकते हैं। तो टोटल देखो, अब हम क्या करें, एक के लिए, हर एक के लिए हमने यहाँ पर बात की है, एक दोनों की मिलाकर के अलग अलग टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, दोनों को मिलाकर के पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है,
हमने क्या बताया कि किसी एक की अगर हम कुल एनर्जी की बात करें तो कुल एनर्जी के लिए हर एक का काम ना तो केवल काइनेटिक एनर्जी से चलेगा, ना केवल पोटेंशियल एनर्जी से चलेगा, दोनों को मिला करके ही होगी हर एक पेंडुलम की। जो 2 पेंडुलम आप ले रहे हो तो दोनों में से प्रत्येक की अलग अलग भी आप ऊर्जा की बात करो, टोटल ऊर्जा कितनी है, तो इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कुल मान कितना है, और इसके भी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का मान कितना है, तो दोनों मिला करके होगा। मतलब अपन पहले वाली के लिए क्या ले रहे हैं, अपन दोनों काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों मान ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 mv1 स्क्वायर प्लस 1/2 k x1 स्क्वायर। क्या दिख रहा है आपको, v1 और x1, मतलब पहले वाले पेंडुलम के लिए बात हो रही है, ये पहले पेंडुलम के लिए काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो ये पहले पेंडुलम की एक तरीके से टोटल एनर्जी आ गई। प्लस दूसरे के लिए बात करें हम तो 1/2 mv2 स्क्वायर प्लस 1/2 k x2 स्क्वायर। मतलब इसी तरीके से दूसरे पेंडुलम का वेग और उसका विस्थापन, तो यहाँ दूसरे पेंडुलम के लिए हमारे पास उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो गई है। यहाँ पर बीच में प्लस आ ही रहा है अपने आप, प्लस हमें क्या बता रहा है कि आपका पहला और दूसरा दोनों कैसे युग्मित हैं, दोनों कपल्ड है, इसलिए टोटल वैल्यू साथ में आएगी। और लास्ट में हमारे पास ये एक्स्ट्रा टर्म बच जाएगा k x1 x2। नोट कर लो, ये हमारे पास फाइनली टोटल एनर्जी का मान आ गया। कर लिया नोट, ये हमारे पास टोटल एनर्जी का मान आ गया। ये कम्प्लीटली पहले पेंडुलम के लिए, ये दूसरे पेंडुलम के लिए, और ये यहाँ पर क्या आ गई, एक्स्ट्रा टर्म आ गई। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ माइनस के x1 x2, माइनस के x1 x2, ये जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, ये क्या कहलाती है, माइनस के इंटू x1 x2 युग्मन पद की ऊर्जा कहलाती है। यहाँ x1 भी आ रहा है और x2 दोनों के लिए कंबाइंड आ रहा है, और k क्या है हमारे पास स्प्रिंग का बल नियतांक है, तो यहाँ पे दोनों की कंबाइंड युग्मन की ऊर्जा आ रही है। ठीक है, देखो पद माइनस के x1 x2 युग्मन की ऊर्जा प्रदर्शित करता है। युग्मन की ऊर्जा प्रदर्शित करता है। तो स्टॉप पे लिखो युग्मन ऊर्जा पद, युग्मन ऊर्जा पद ब्रैकेट में लिखना माइनस के x1 x2, माइनस के x1 x2 दोनों दोलकों के बीच, दोनों दोलकों के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान को दर्शाता है। दोनों दोलकों के बीच ऊर्जा के आदान प्रदान को दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार फुल स्टॉप फिर लिखना, इस प्रकार युग्मित दोलक की कुल ऊर्जा, युग्मित दोलक की कुल ऊर्जा प्रत्येक दोलक की कुल ऊर्जाओं, प्रत्येक दोलक की कुल ऊर्जाओं एवं युग्मन की ऊर्जा के योग के बराबर होती है, एवं युग्मन की ऊर्जा के योग के बराबर होती है। ठीक है, ये अपने पास प्रत्येक दोलक की कुल ऊर्जा आ रही है, ये जैसे पहले पेंडुलम की कुल ऊर्जा
दूसरे की कुल ऊर्जा और प्लस अपने पास युग्मन की ऊर्जा, ठीक है, इन सबके योग के बराबर है। ठीक है, अर्थात स्पष्ट है कि जब दो निकाय परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं, जब दो निकाय परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं तो उनके मध्य ऊर्जा विनिमय होता है, तो उनके मध्य ऊर्जा विनिमय होता है, ऊर्जा विनिमय होता है। तब युग्मित निकाय की कुल ऊर्जा, तब युग्मित निकाय की कुल ऊर्जा बराबर कितनी होती है? प्लस युग्मन की ऊर्जा, पहले दोलक की टोटल एनर्जी, दूसरे दोलक की टोटल एनर्जी और प्लस युग्मन की ऊर्जा, और ये टोटल पूरी की पूरी एनर्जी हमेशा कैसी रहती है? कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है, संरक्षित रहती है। मतलब यहाँ पे हमने क्या बात की है कि युग्मन के दौरान दोनों ऑसिलेटर्स आपस में अपनी एनर्जी क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, लेकिन टोटल एनर्जी का मान हमेशा कंजर्व रहेगा। जैसे कि टोटल एनर्जी अगर हमें बताया कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है टोटल एनर्जी, अब मान लो अगर पहला दोलक है उसकी ऊर्जा कुछ कम हो गई, अगर उसकी ऊर्जा 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई तो दूसरा वाला टोटल एनर्जी कितनी ले लेगा? अपनी दूसरा अपनी एनर्जी को बढ़ा लेगा, 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेगा, लेकिन दोनों की टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ही होगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी। या पहले वाले का मान अगर ज़्यादा बढ़ गया, ये 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, तो दूसरा वाला 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेगा, लेकिन टोटल एनर्जी दोनों की कितनी होगी? 100 ही होगी। कहने का मतलब है कि टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। और ये जो दोनों कपल्ड ऑसिलेटर्स होते हैं, तो ये हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि दोनों में क्या होता है, क्योंकि दोनों किसी न किसी थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो दोनों की दोनों अपने बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। एक के पास अगर वैल्यू ज़्यादा है तो वो दूसरे को एक्स्ट्रा एनर्जी दे देगा, वो कम हो जाएगा, या फिर अगर पहले के पास कम है तो अपनी बाकी एनर्जी दूसरे को दे चुका होगा, इसका मतलब इसलिए। लेकिन टोटल एनर्जी का मान ऑलवेज कंजर्व होता है। ठीक है, तो ये एनर्जी का टॉपिक हो गया कंप्लीट। एक क्वेश्चन लिखो नीचे, क्वेश्चन लिखो। ये आपके राजस्थान में 3 बार आया हुआ है, 2011 में आया है, 16 में आया है, देन 18 में भी आया हुआ है। ये जो अभी हमने टोटल टॉपिक किया है इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ठीक है, लिखो युग्मित दोलक क्या होते हैं? युग्मित दोलक क्या होते हैं? क्वेश्चन मार्क। 3 उदाहरण देकर समझाइए, 3 उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, फुल स्टॉप। इसी में लिखो दो युग्मित दोलकों की प्राकृतिक आवृत्तियां समान हैं, प्राकृतिक आवृत्तियां समान हैं, तो ऊर्जा के आदान प्रदान की व्याख्या कीजिए, तो ऊर्जा के आदान प्रदान की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसमें तीनों क्वेश्चन आ गए। सबसे पहली बात तो युग्मित दोलक की टोटल अभी जो हम कर चुके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे आपका एक जो बड़ा क्वेश्चन आता है निबंध आता क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट शायद 6 मार्क्स का आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो उसमें आपको इतनी सारी की सारी चीज़ें डिटेल में लिखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आप बताओगे युग्मित दोलक क्या होते हैं, जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दी। फिर आपसे 3 एग्जाम्पल पूछ लिए, जैसे हमने एग्जाम्पल H2O मॉलिक्यूल लिया, CO2 लिया, या हमने जैसे ये स्प्रिंग वाला और ये किया, ये इस टाइप के 3-4 एग्जाम्पल्स लिए, इनमें से कोई एग्जाम्पल्स आप बता दो। और फिर आपको सेम एनर्जी की व्याख्या की, इनमें ऊर्जा विनिमय होता है या नहीं
ये चीज़ भी बतानी है। और ये क्वेश्चन देख लो आपके 3-4 बार आया हुआ है, और अभी हमने जितने टॉपिक किए हैं इन सब टॉपिक्स में से आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं। इन सब में से आपके इसमें मेनली आपके ज़्यादा न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन ही है, या न्यूमेरिकल वाले हैं तो वो वैसे हैं जो कि डेरिवेशन होगी उसमें। एक दो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कोई ना कोई डेरिवेशन की जाएगी, उसे भी हम करेंगे नेक्स्ट जब भी होगा। नेक्स्ट हेडिंग 2, मिश्रित विधाओं में गति तथा क्षणिक व्यवहार। मिश्रित विधाओं में गति तथा क्षणिक व्यवहार, मतलब यहाँ हमें क्या डिस्कस करना है, दोनों का हमने इंडिविजुअल अलग अलग रूप से तो देख लिया, ठीक है। दोनों प्रकार के ऑसिलेशनों का मान क्या होगा, ऑसिलेशन से मतलब है दोनों जो अलग अलग पेंडुलम है उन दोनों के लिए ही सेपरेट गति की समीकरण क्या होगी, ये बात। अगर हम बात करें कि दोनों को अगर हम मिला दें तो उन दोनों को मिला करके तब उन दोनों के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, या उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है। या फिर अगर अपन उन्हें किस तरीके से अगर वेव के रूप में अगर हम प्रदर्शित करें दो ऑसिलेशन से, और दोनों को अगर हम वेव फॉर्म में प्रदर्शित करें तो दोनों की हमें वेव फॉर्म कैसे मिलेगी, साइन की मिलेगी या फिर कॉस की मिलेगी। दूसरी चीज़ हमने अभी क्या देखा कि जैसे कि इनकी एक जगह पे तो हमें क्या मिला, विस्थापन दोनों का मान समान था तो वहाँ पे हमें फ्रिक्वेंसी भी सेम मिली और दोनों समान कला में थे। एक जगह विस्थापन का मान हमें कैसा मिला, अपोजिट मिला, तो हमने बात की कि वहाँ दोनों की फ्रिक्वेंसी भी कैसी हो जाएगी, अलग अलग होगी और दोनों विपरीत कला में हो जाएंगी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी दोनों की मतलब समान रहेगी, लेकिन जो पहले वाले की फ्रिक्वेंसी थी उससे कुछ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साथ में काम करेगा, और प्लस उन दोनों की कला भी विपरीत हो जाएगी। तो उस विपरीत कला का क्या इफेक्ट होगा ये हमें इसमें पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि फिर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हेडिंग डाल लो और इससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सबसे पहले तो हम देखेंगे जो हमने दोनों गति की समीकरण अभी तक निकाली, अभी तक हमने उसका सॉल्यूशन नहीं पढ़ा है। एनर्जी हमने उससे रिलेटेड पढ़ ली है, सॉल्यूशन नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले तो देखेंगे उनका सॉल्यूशन क्या होगा, और उनके सॉल्यूशन के साथ दोनों को अगर हम आपस में फिर प्लस माइनस करें या किसी तरीके से, तो वहाँ हमें दोनों का मिश्रित व्यवहार देखने को मिलेगा। तो व्यवहार क्या होगा, उनसे रिलेटेड उनकी वेव फॉर्म क्या होगी, या दोनों में अगर कुछ कलाओं में कुछ डिफरेंस है, कुछ कलांतर आ रहा है तो वो कितना कलांतर आएगा, ये सब हमें डिस्कस करना होगा नेक्स्ट टॉपिक में। अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।